उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और इससे पहले बिहार में कमाल करने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब यूपी में आज जयंती मना रही है और कई मुद्दों को लेकर खड़ी हुई है। हमारे साथ चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। चिराग जी, 2027 का इलेक्शन है और आज यूपी में आप हैं और सबसे बड़ी बात है नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी हैं और आप भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप भी हैं, दो अध्यक्ष एक शहर में मौजूद हैं आज। इसके पीछे की सोच यकीनन राजनीतिक दृष्टि से भी दोनों दलों की है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी तैयारी विधिवत तरीके से शुरू कर चुकी है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोगों ने भी कई महीनों से अपनी तैयारी शुरू की है। पर आज के दिन का महत्व मेरे लिए अलग है क्योंकि आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। बचपन में उनके साथ बिताए गए पल, उनके साथ व्यतीत किया गया जीवन के अलग अलग लम्हों की यादें दिमाग में कौंधती हैं। पर आज के दिन का महत्व और ज़्यादा मेरे लिए तब बढ़ता है क्योंकि उनके जाने के बाद पहली बार ऐसा है कि उनका जयंती दिवस का समारोह बिहार में ना मनाते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं। यकीनन राज्य इकाई बिहार और देश के हर राज्य में मना रही, पर हम लोग उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश मेरे नेता के लिए क्या महत्व रखता था। उनके विचारों को जब आज आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, पार्टी का विस्तार करने की सोच रख रहा हूं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन मजबूत हो, इस दृष्टि से भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज चूंकि बीजेपी के भी अलायंस पार्टनर मिले सहयोगी दल एनडीए के नितिन नबीन से और कहीं ना कहीं उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर बात कही। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब हम तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टे का मिलता है। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से नितिन नबीन से बात हुई, आप तो बिहार में उनके अलायंस हैं। नहीं, हम लोग केंद्र में हम लोग गठबंधन में हैं, बिहार में हम लोग गठबंधन में हैं, झारखंड में हम लोगों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। किसी कारणवश नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा जहां पे हम लोग के 2 विधायक हैं। पर ऐसे में मौजूदा स्वरूप उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो है, उस स्वरूप में लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग उस स्वरूप का हिस्सा नहीं है। ऐसे में हर दल और हर गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। हम लोगों के गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, मैं मानता हूं ये फैसला राज्य इकाई को लेना है। राज्य इकाई विधिवत तरीके से जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड को, केंद्रीय संसदीय बोर्ड को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी, उसके बाद हम लोग ये चर्चा गठबंधन के भीतर करेंगे। बट उसमें अभी समय है। आज की तारीख में प्राथमिकता हमारे जनाधार को बढ़ाने की है, संगठन के विस्तार को करने की है और उस दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। यूपी में आप मौजूद हैं और चुनाव भी 2027 में है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? चूंकि एक दलितों के लेके हक की बात उठा रहे हैं, आपके नेता मौजूद हैं, आपके सांसद मौजूद हैं, यहाँ पर कई मिशन के तरीके से काम चल रहा है। नहीं, बिल्कुल। बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगी, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, नहीं होगा। जब तक हम लोग अपने जनाधार, अपनी ताकत, अपने अस्तित्व को और ज़्यादा मजबूती नहीं देते, इन बातों को करने का कोई महत्व नहीं है। मेरे नेता ने हमेशा से वंचितों की आवाज़ बनने का प्रयास किया। आज की तारीख में अनुसूचित जाति समाज से आने वाले कई वर्ग ऐसे हैं, पासी समाज के लोग हों, पासवान समाज के लोग हों, जिनको लंबे समय तक कांग्रेस सपा के नेतृत्व में उनको प्रताड़ित करने का काम किया। समय समय पर आज भी विपक्षी दलों के गुंडे उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। उनकी विरासत को, पासी समाज के अस्तित्व को नकारने का प्रयास इन दलों के द्वारा किया जाता है। उनकी आवाज़ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बने, इस दिशा में ज़रूर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि लोकसभा में जिस तरीके से इस समाज को भ्रमित करने का काम किया गया, उत्तर बिहार में तो ये हम लोगों ने होने नहीं दिया, पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस समाज को भ्रमित कर कर इसका लाभ उठाने का काम विपक्षी दलों के द्वारा किया गया, ये लाभ कतई हम लोग विधानसभा में इन लोगों को लेने नहीं दें। आपका एक नारा है, क्यों मांगे हम उधार का नेता जब अपने पास है तैयार। क्या मायने हैं उसके, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पार्टी के लोगों ने अपनी सोच को उस कैनवस पे उतारने का काम किया। मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर उस वंचित वर्ग की आवाज़ है जिसकी सुनवाई आज भी दबाने का प्रयास कई विपक्षी दलों के द्वारा किया जाता है। उसकी आवाज़ हम लोग बने, यही प्रयास मेरे पिता ने भी किया, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी किया, और यही प्रयास मैं, मेरी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता करने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज़ के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सांसद हैं वो उठा रहे हैं और अब तो कांग्रेस ने अपना एक प्रभारी लॉन्च किया है और वो भी कहा है राजेंद्र गोपाल गौतम के रूप में। लग रहा है आपको कि ये सब
क्या आवाज उठा पा रहे हैं और अब लोक जनशक्ति पार्टी इनके बीच में कैसे आवाज उठाएगी? अगर ये लोग आवाज उठा पा रहे होते तो कम से कम हर उस परिवार के साथ खड़े दिखते जिन परिवारों को आज भी कांग्रेस सपा के गुंडों के द्वारा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में अगर ये लोग आवाज बन पाते तो इस समाज का विश्वास मजबूती से इनके साथ रहता। आदरणीय बहन मायावती जी, उन्होंने यकीनन इस समाज के लिए संघर्ष करने का काम समय के किसी एक कालखंड में किया था। वो आवाज़ आज की तारीख में सुनाई नहीं देती। ऐसे में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिना किसी समझौते के सत्ता के साथ होते हुए भी अगर संघर्ष करने की जरूरत पड़ी, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट का जब मामला आया था, जब उसको न्यायालय के द्वारा डाइल्यूट करने का काम किया गया था, उस वक्त केंद्र सरकार का हिस्सा होते हुए भी हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लैटरल एंट्री का मामला, आज मैं जिस सरकार में खुद केंद्रीय मंत्री हूँ, जब ये लैटरल एंट्री अभी हाल फिलहाल पिछले साल जब इसको लाया गया, प्रधानमंत्री जी से संवाद साध कर मैंने इस बात को सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति के से आने वाले लोगों के इन अधिकारों को इस तरीके से लैटरल एंट्री से नहीं छीना जा सकता है। तो हम लोगों ने साथ रहकर भी इनकी आवाज़ बनने का प्रयास किया, जो ये लोग नहीं बन पाए जिनका जिक्र आपने किया। क्या गठबंधन में और भी संभावना है दलों की? बसपा है या कांग्रेस है या भाजपा? देखिए, मैं अपने आप को कम से कम इन दलों के साथ, इनकी विचारधारा के साथ जोड़कर नहीं देख पाता। जिन्होंने भ्रष्टाचार, जिन्होंने जातिवाद, जिन्होंने सांप्रदायिकता को, भेदभाव बांटने की राजनीति को अपना आधार बनाया, कम से कम मैं इनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समावेश की बात करती है, भारत के भविष्य की बात करती है, अपनी अगली पीढ़ी को जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की, रोजगार की, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है। तो ऐसे में इन दलों के साथ अपने आप को अलाय करना मैं नहीं सोचता। आपने नारा भी दिया ब्राह्मणों और दलितों को साथ लाने का, क्या नारा है और क्या मायने हैं उसके? देखिए, नारा सिर्फ ब्राह्मण दलित नहीं, पूरे समाज को, और ख़ास तौर पर समाज का वो वर्ग जिसको मैं जाति मानता हूँ, वो है गरीबी की। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में सबसे बड़ी चिंता सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि ये अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। उसको कैसे हम लोग एक समानता के मंच पर लेकर आए, इस दिशा में मेरी पार्टी आगे बढ़ने का काम क्या नारा है ब्राह्मण और दलित? देखिए, मेरे मन से तमाम इन नारों का जिक्र मेरी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, बट मैं ये मानूंगा कि मैं यहाँ पर कोई नारा देने, कोई वादा करने नहीं आया हूँ। बस यहाँ पर वंचित वर्ग के साथ खड़ा होने, उनकी आवाज़ बनने आया। सवाल है, राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा और कई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी मेन जो कल्प्रिट हैं वो बचे हुए हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं वो बचे हुए हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी सोच वाली डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ। जिन्होंने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तत्परता के साथ और जिस आस्था के साथ रामलला को एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्य किया, कतई हम लोग इस तरीके के भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ समझौता, राम भक्तों की आस्था के साथ समझौता, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं होगा। ये विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से विपक्ष के भी हर उस नेता को कि हर उस व्यक्ति जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में कतई दोबारा ऐसी घटना दोबारा ना घटे। धन्यवाद। चिराग पासवान बेबाकी से अपनी बात कहते हुए और साफ कहा है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी साफ बोलते हुए। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।